हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचा और हम आज बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। और फ्लूइड मैकेनिक्स का हम आज क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 1 है और इसके बाद एक पार्ट 2 आएगा। और ये 8-9 घंटे का वीडियो नहीं है, ये हार्डली आपका 1 घंटे या 30 मिनट का वीडियो होगा। और इस 30 मिनट के अंदर आपका आधे से ज्यादा फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए। ठीक है, तो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जब भी बात करते हैं तो फ्लूइड की बात करते हैं। जो फ्लूइड होते हैं वो हमारे कांट रेजिस्ट एक्सटर्नल शेयर फोर्स। एक्सटर्नल अगर हम शेयर फोर्स लगाते हैं उसको अगर रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है तो वो हमारा फ्लूइड कहलाएगा। फ्लूइड कितने टाइप के होंगे? तो फ्लूइड हमारे 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से? एक हमारा लिक्विड होगा, दूसरा हमारा गैस होगा। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फ्लूइड की। फ्लूइड की सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है मास डेंसिटी और डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपन वॉल्यूम करेंगे तो हमारी डेंसिटी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे 3 टर्म जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है या मिलते जुलते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इन तीनों टर्म को हमें समझना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम डिवाइड बाई मास करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। अगर हम स्पेसिफिक वेट की बात करेंगे तो रो इंटू में जी। रो इंटू में जी क्या होता है? हमारा स्पेसिफिक वेट होता है। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है किसी डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में अगर हम डेंसिटी को बताते हैं तो हमारे क्या कहलाती है? वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा? फ्लूइड हमारे 2 टाइप के होते हैं, लिक्विड और गैस। लिक्विड होगा तो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा? वाटर होगा। और अगर गैस होगा देन हमारा एयर होगा। सिंपल। अब अगर हम स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी बताएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे। सपोज दैट मरकरी, मरकरी की डेंसिटी 13,600 है। बट अगर हम वाटर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो जाएगा? 13,600 डिवाइड बाई 1000 कितना आ जाएगा? 13.6। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? हम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जानते हैं। अगर हम फ्लूइड के ऊपर शियर फोर्स लगाते हैं तो जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है फ्लूइड के ऊपर वो शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल में होता है। तो टाउ प्रोपोर्शनल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। टाउ बराबर में इतना आ जाता है और जो टाउ बराबर में म्यू डी यू अपॉन डी वाई आता है। ये क्या होता है हमारा? म्यू क्या है? हमारा विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी हमारी 2 टाइप की होती है, डायनेमिक एक काइनेमेटिक। डायनेमिक विस्कोसिटी जो हमारे नॉर्मल फार्मूले से आ रही है म्यू, उसकी हम बात करते हैं। काइनेमेटिक क्या होगी? म्यू अपॉन रो कर देंगे, अगर हम डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे उसी फ्लूइड की तो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाएगी। ठीक है, जो फ्लूइड होगा और इंटरफेस सरफेस जो होंगी उनमें 2 टाइप के फोर्स लगते हैं, एक एडिशन फोर्स, एक कोहेशन फोर्स। अगर फ्लूइड में दोनों एलिमेंट्स जो है वो सेम है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, सेम टाइप के पार्टिकल है, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको हम कोहेशन बोलेंगे। और जो अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स लगेगा उसको हम कोहेशन बोलेंगे। और जो अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स लगेगा डिफरेंट पार्टिकल्स में उनमें क्या क्या बोलेंगे? हम उनको हम एडिशन बोलेंगे। अगर हमारा एडिशन फोर्सेस ज्यादा होगा कोहेशन फोर्सेस से तो क्या होगा? कैपिलरी राइज करेगा। अगर एडिशन ज्यादा है तो कैपिलरी क्या होगा? राइज करेगा। और अगर एडिशन कम है तो कैपिलरी फॉल करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिलरी की। कैपिलरी में जो कैपिलरी राइज होगा बराबर में H इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी होगा। ठीक है, अब सरफेस टेंशन की बात कर लेते हैं। सरफेस टेंशन नेक्स्ट आती है। अगर हमारा एडिशन फोर्स ज्यादा रहेगा कोहेशन फोर्स रहेगा तो इनके बेसिस पे क्या होता है? एक सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा। और इसका मतलब क्या होता है? अगर हमारी जो लिक्विड लेयर है, इंटरफेस सरफेस है, उसके मॉलिक्यूल जो है वो उनके ऊपर एक सरफेस टेंशन फोर्स काम करता है, उसको सिग्मा बोलते हैं। अब हमारी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? बबल और ड्रॉपलेट के केस में। अगर हम बबल की बात करेंगे तो बबल में क्या होता है और ड्रॉपलेट में क्या होता है, तो इनकी हम बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये हमें समझना बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले एयर बबल की बात करते हैं। तो एयर बबल अगर लिक्विड है और इसके अंदर एयर बबल है तो इसकी इंटरफेस जो सरफेस है उसके कारण हमारा सरफेस टेंशन फोर्स लगता है। तो अगर हम इंटरफेस सरफेस की बात करेंगे तो केवल एक ही लेयर है, जो आउटर लेयर है केवल उसी में लिक्विड और एयर का सरफेस बन रहा है, इसलिए हमारा फोर्स सिग्मा अपॉन डी आया है। लेकिन अगर हम सोप बबल की बात करें तो सोप बबल में क्या होता है? बबल है, अंदर एयर है, बाहर भी एयर है, तो इंटरफेस सरफेस कितनी हो गई? 2 हो गई हमारी। इसलिए इसमें क्या हो जाता है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है और 8 सिग्मा अपॉन डी हो जाता है। सिमिलर हमारी ड्रॉपलेट के केस में, अगर हमारा ड्रॉपलेट होगा तो पूरे में लिक्विड ही लिक्विड है, बाहर केवल एयर है, तो केवल एक ही इंटरफेस सरफेस हुई।
और एक ही इंटरफेस सरफेस हुई तो इसलिए फोर्स सिग्मा अपॉन डी है। ठीक है, ये हमारी सरफेस टेंशन फोर्स के कारण जो बबल के अंदर, ड्रॉपलेट के अंदर जो प्रेशर है डेल पी, उसकी डेल पी बराबर में क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा डी, 8 सिग्मा अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज की बात हो गई। अब दो प्रॉपर्टीज और आ जाती है हमारी, एक वर्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइड क्या होता है हमारा, अगर हम फ्लूइड की बात करें तो आइडियल फ्लूइड होता है और रियल फ्लूइड होता है। जो हमारा आइडियल फ्लूइड होगा उसके लिए सरफेस टेंशन, उसके लिए सरफेस टेंशन क्या होगी, 0 होगी, और म्यू विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी भी 0 होगी। ठीक है, और अगर विस्कोसिटी 0 है, म्यू 0 है, तो हमारा फ्लूइड क्या होगा, आइडियल फ्लूइड होगा। अब वर्क मॉडुलस क्या है, 1 अपॉन बीटा होता है, और कंप्रेसिबिलिटी बीटा बराबर माइनस डीबी अपॉन वी अपॉन डीपी होता है। मीन्स यूनिट प्रेशर चेंज पे जितना भी हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंड हो रहा है वो कंप्रेसिबिलिटी है। और कंप्रेसिबिलिटी का अगर हम अपोजिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो हमारा बल्क मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब प्रॉपर्टीज के बाद हम फ्लूइड की बात कर लेते हैं। हमारे फ्लूइड जो होते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड कौन होंगे, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे हैं, सिंपल ना। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे हैं वो क्या होंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं कर रहे वो नॉन न्यूटोनियन होंगे। न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होगा, केवल हमारी ये सिंगल लाइन जो है वो न्यूटोनियन फ्लूइड है, बाकी जो भी फ्लूइड होंगे वो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में हमारा क्या होता है, एक टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट की बात आ जाती है। जब हम टाइम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो हमारे पास में 3 फ्लूइड फिर से आ जाते हैं, एक हमारा बिंघम प्लास्टिक, दूसरा स्यूडो प्लास्टिक, और तीसरा डायलेंट। अब इनमें हम नाम से समझ लेते हैं कैसे हमें समझना है। स्यूडो, सूडो का मतलब क्या होता है, फेक, जो फेक कर रहा है, सूडो है ना, सूडो प्रोफाइल बना के रख दी है। तो जो फेकली शो कर रहा है कि वो प्लास्टिक है, अगर कोई भी वस्तु प्लास्टिक होगी तो मूव करेगी, नहीं करेगी। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम वो प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है लेकिन एक्चुअली प्लास्टिक है नहीं, तो ऐसा कौन सा होता है, जो हमारा आरारूढ़ या ओब्लिक होता है। ठीक है, ओब्लिक। तो जो बिंघम प्लास्टिक है उसमें इनिशियली में कुछ शियर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, उसके बाद न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन स्यूडो प्लास्टिक में क्या होगा, जैसे जैसे हम शियर फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और डायलेंट में जस्ट इसका अपोजिट होता है, जो स्यूडो में हो रहा है, जैसे जैसे हम शियर स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये शियर थिकनिंग होगा, ये शियर थिकनिंग नहीं होगा। ठीक है, शियर थिकनिंग होगा। ये कौन से फ्लूइड हो गए हमारे, ये सभी फ्लूइड हो गए हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, लेकिन ये सभी कैसे, टाइम इंडिपेंडेंट है। अब हम टाइम डिपेंडेंट की बात करते हैं। हमने टाइम डिपेंडेंट को अलग टाइप से बना के रखा हुआ है। टाइम डिपेंडेंट का मतलब हुआ, हम अगर टाइम कुछ टाइम देंगे तब इनकी विस्कोसिटी में इनमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। जैसे लिपस्टिक होती है, लिपस्टिक को लगा लो एक बार, तो पहले तो वो सॉलिड है ना, लेकिन तुमने लगाई एक बार लिपस्टिक, क्या होगा, क्या हुआ, लिपस्टिक लगाने पे इजली लग गई। फिर तुम जितने ज्यादा उसको मूव करोगे टाइम के साथ में क्या होगी, वो फ्लूइड बन जाएगी। ठीक है, वो फ्लूइड बन जाएगी वो बहुत बेहतरीन तरीके से। तो क्या है वो हमारा, उसकी विस्कोसिटी क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है टाइम के साथ में। तो थिक्सोट्रोपिक है। और रियोपेक्टिक क्या है, जिसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ में। ठीक है, अब हमने ये सभी फ्लूइड के लिए बात कर ली, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन की। ठीक है, अब हम किस पे आ जाते हैं, मैनोमीटर पे आ जाते हैं। अगर हम मैनोमीटर पे आएंगे तो मैनोमीटर पे आने से पहले हमें प्रेशर पता होना चाहिए। तो हमारी जो प्रेशर है बेसिकली, अगर हम प्रेशर की बात करें तो एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, इनको हम एक प्रेशर डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर हमारा जो भी प्रेशर है, ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है ना, ये हमारा 0 डेटम है, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो अगर सपोज हमारा प्रेशर यहां पर है, ये कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पे कितना है 2 बार अगर प्रेशर है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का 2 बार है, और ये प्रेशर 1 बार है। ठीक है, तो हमारा यहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, इस कंडीशन में एब्सोल्यूट प्रेशर होगा हमारा 2 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कितना हो जाएगा 3। क्लियर। गेज प्रेशर की बात करेंगे तो गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है, तो गेज प्रेशर कितना दिखाएगा, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर लिया हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 बार है। अब हम वैक्यूम प्रेशर की बात करते हैं। अब सपोज दैट यहां पर यही उल्टा है, ये 1 बार था, 1 बार रहने दिया। ठीक है, 1 बार रहने दिया, ये वो वाला बार नहीं है जो आकर के ड्रिंकिंग करते हो तुम। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिया 0.5 बार है, तो वैक्यूम कितना हो गया
हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे देखना है, कितना हो जाएगा 0.5 बार। अगर हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट कहां से देखना होता है, हमें डेटम से देखना होता है। तो यहां से कितना है 0.5। अगर यहाँ पे 0.6 होता तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होता है 0.4 बार होता। ठीक है, तो हमारे ये सारे प्रेशर की बात हो गई। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब प्रेशर को हम मेजर किससे करेंगे, मैनोमीटर से। तो इसके पहले हम दो रूल्स की बात कर लेते हैं। पहला है हमारा पास्कल सा, दूसरा है हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ। प्रेशर लॉ क्या बोलता है, अगर हम स्टैटिक फ्लूइड की बात करें और स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर देखें तो उसमें हर डायरेक्शन से लगने वाला फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स का लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अगर हमारा कोई फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड है और उसके अंदर अगर हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करेंगे तो वो जैसे जैसे हम वर्टिकली डेप्थ में चले जाएंगे हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स उसी रेट में इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, मींस अगर हमारा जो फोर्स है वो उसी रेट से प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है जिस रेट से हम नीचे जाते हैं। ठीक है, अब जो हम मैनोमीटर की बात कर लेते हैं जिनसे हमें प्रेशर मेजर करना है। प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास सिंपल मैनोमीटर होते हैं और डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं। सिंपल मैनोमीटर में पीजो टाइप का होता है जिसमें हमारा ट्यूब जो होता है, सपोज दैट हमारा ये ट्यूब है, इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये हमारा पीजो हो गया जिसमें डायरेक्ट हमारा फ्लूइड दिखा देगा। यू ट्यूब में क्या होगा, हमारा यहाँ पे इस टाइप से है और यहाँ पे पाइप है और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे हमने इको लिक्विड भर दिया, तो जो हमें क्या बता देगा कि इस पाइप के अंदर कितना प्रेशर है। ठीक है, पीजो और यूट्यूब की बात हो गई। अब डिफरेंशियल के लिए अगर हमारे पास में एक पाइप ए है और दूसरा पाइप ए है, हमें दोनों की प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए यूट्यूब का यूज करते हैं या इन्वर्टेड ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, है ना, यूट्यूब से रिलेटेड। अब हमने प्रेशर फोर्सेस की बात कर ली, हमने मैनोमीटर की बात कर, अब हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स में हमारे पास में दो सरफेसेस हो सकती हैं, या तो प्लेन सरफेस होगी या कर्व्ड सरफेस होगी, है ना। अब उनके ओरिएंटेशन के बेसिस पे हमें बताना होगा कि दो चीजें बतानी होगी, एक तो हमें फोर्स बताना होगा कितना फोर्स लगेगा, दूसरा हमें बताना होगा वो फोर्स किस पॉइंट पे काम करेगा। अगर हमारे पास में वर्टिकल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइन सरफेस है, जो प्लेन सरफेस है, पहले तो हमारे पास सरफेस दो होंगी, एक तो प्लेन दूसरी कर्व्ड। अगर प्लेन सरफेस है तो हमारे पास में तीन कंडीशन होगी, पहला प्लेन हॉरिजॉन्टल रखा हो, वर्टिकल रखा हो या इंक्लाइन रखा हो। अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो जो फोर्स लगेगा रो जी एच बार अपॉन ए लगेगा। ठीक है, अब हम एक बार बात कर लेते हैं इंक्लाइन के लिए। ये हमारी इंक्लाइन प्लेट है, यहाँ पे एंगल थीटा है। ठीक है, और ए प्लेट जो है वो इस टाइप से अगर हम देखें ए बी, ठीक है, इस टाइप की हमारी कोई प्लेट है। अब हमें क्या निकालना है, अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करें तो यही प्लेट हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, मतलब थीटा बराबर 0 हो जाएगा, और टॉप सरफेस से जो एच बार होगा, सेंटर का जो भी डेप्थ होगा वो एच बार होगा। तो जो थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के लिए वो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, जब हम थीटा बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास में जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी डेप्थ आ जाएगी। अगर हमारा वर्टिकल होगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और हमारे पास में वर्टिकल के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ आ जाएगा। अगर इंक्लाइन होगा तो थीटा बराबर थीटा रहेगा, जो भी एंगल दिया जाएगा। ठीक है, अब हम कर्व सरफेस की बात करते हैं। अगर हमारे पास में कर्व सरफेस है तब हमें कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज दैट हमारे पास में एक कर्व सरफेस है और इसके ऊपर टॉप तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें हमारे पास में दो टाइप के फोर्सेस कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट क्या होगा, इस जो भी कर्व्ड प्लेन है उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन, जैसे ए से बी का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन आया वो क्या आ गया, CD आ गया। ठीक है, तो अब CD प्लेन क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन हो गया। इसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स हो जाएगा। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट निकालना है। अच्छा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किसकी बात करनी है, वर्टिकल की। तो इसमें वर्टिकल के लिए ये होता है जो भी हमारा कर्व्ड प्लेन है उसके ऊपर जितना भी पानी सबमर्ज्ड है वो हमारा क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये तो हमारे इसके लिए बात हो गई। लेकिन अगर यहीं पे हम उल्टा कर दें इसको, ठीक है, हम इसको ऐसा कर दें, ठीक है, इसको ऐसा कर दें, हाफ सर्कल है। ठीक है, अब बताओ कितना इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ए है ए बी है, तो इतना जितना भी इसका एरिया होगा, जितना इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हुआ है
उतना ही वॉल्यूम में जितना भी लिक्विड आएगा उसका जितना भी फोर्स लगेगा, है ना, रो जी इंटू में जितना भी वॉल्यूम है, रो इंटू में वॉल्यूम करेंगे तो मास आ गया, इंटू में जी करेंगे तो फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसके कारण जो भी फोर्स लगेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमारा जो भी लगेगा वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। इसका जो भी सेंटर रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्टिकल फोर्स का डायरेक्शन होगा, और जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था इसका जो भी सेंटर होगा वो हॉरिजॉन्टल फोर्स का डायरेक्शन होगा। दोनों की डायरेक्शन से हम कंबाइंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। और दोनों फोर्स अगर हमने कैलकुलेट कर लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो हम रिजल्टेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर। तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात हो गई, डिफरेंशियल की बात कर ली, प्लेन की बात कर ली। अब हम एक इंपॉर्टेंट पर आ जाते हैं, बुयांसी और फ्लोटेशन। बुयांसी क्या होती है, बुयांसी फोर्स लगता है अगर हम कोई भी बॉडी को पानी में सबमर्ज करते हैं या फ्लोट कराते हैं। और जो बुयांसी फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की अगर हम बात करें वो होता है जितना भी उसने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया हुआ है उसका वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। तो बुयांसी फोर्स लगता है। बुयांसी फोर्स, अब हमारे पास में जो बॉडी है वो फ्लोट करेगी या सबमर्ज होगी, दो टाइप की कंडीशन हो सकती है, सबमर्ज होगा या फ्लोट होगा। अब अगर हमारी बॉडी सबमर्ज हो गई है तो क्या होगा, हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। अगर हमारी बॉडी एक बार लिक्विड में सबमर्ज हो गई है तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो हमारा सेंटर ऑफ बुयांसी है वो फिक्स हो जाता है। ये याद रखना, ये कोई नहीं बताता है, ये चीज कोई नहीं बताता है। अब मुझे एक चीज सिंपल सी बताओ, अगर ए वाला भी हमारा कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हमारा सेंटर ऑफ वेट यहाँ पर है और पूरी बॉडी ऐसी है तो क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, इसको हम थोड़ा बहुत टिल्ट करेंगे तो फिर से ये इसी पोजीशन पे आ जाएगी। लेकिन इसका जस्ट उल्टा सोचो, यही हमारी, ये है हमारा बॉडी और यहाँ पे पूरा का पूरा वेट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सर्कल टाइप का है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हमने थोड़ा बहुत मूव किया और ये तुरंत नीचे गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है। जब हमारा बुयांसी का पॉइंट फिक्स हो गया और ग्रेविटी का पॉइंट फिक्स हो गया तो हमारा कौन सा पॉइंट नीचे रहना चाहिए जिससे बॉडी स्टेबल हो, ग्रेविटी वाला पॉइंट नीचे रहना चाहिए, सिंपल, वही प्रिंसिपल लगा दिया इसमें। अगर ग्रेविटी वाला बुयांसी से नीचे है तो स्टेबल हो जाएगा, ग्रेविटी का पॉइंट जो है वो बुयांसी से ऊपर है तो अनस्टेबल होगा, और एक और है ग्रेविटी और बुयांसी अगर कॉन्साइड करेगा तो न्यूट्रल होगा। अब न्यूट्रल की कंडीशन में क्या होगा, तुमने जैसे ही उसको मूव करोगे ऑब्जेक्ट को या किसी भी वस्तु को तो वो जिस पोजीशन में आएगी वो उसी पोजीशन में रहेगा, वो नया पोजीशन ले लेगा हर बार, ठीक है, दल बदलू टाइप का, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा सबमर्ज की बात कर ली हमने। अब फ्लोटिंग की बात करते हैं। फ्लोटिंग में एक कंडीशन रहती है, बुयांसी जो है वो जैसे ही हम उसको मूव करेंगे सेंटर ऑफ बुयांसी चेंज हो जाता है, ये बड़ी बला है। बस यही एक दिक्कत है कि सेंटर ऑफ बुयांसी जैसे ही तुम फ्लोटिंग बॉडी को मूव कराओगे वो चेंज हो जाता है। इसलिए अब बुयांसी तो चेंज हो रहा है तो उसकी तो हम बात करेंगे ही नहीं, तो हमें क्या चाहिए, एक दूसरा पॉइंट चाहिए जो स्टेबल हो, और स्टेबल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर बोलते हैं। इसलिए फ्लोटिंग में हमारा मेटा सेंटर हाइट की कॉन्सेप्ट आ जाता है, और मेटा सेंटर हाइट बराबर आई मिनिमम अपॉन वी डी माइनस बीजी। ये क्या होता है, फ्लोट सेंटर, मेटा सेंटर हाइट होती है। अब मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट फिर से लगा दो। हमारा मेटा सेंटर अगर ए है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे तो स्टेबल होगा, और यही उल्टा हो जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर रहे मेटा सेंटर नीचे रहे तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यही हमने लिखा हुआ है। एम अगर एबव जी होगा तो स्टेबल होगा, एम बिलो जी होगा तो अनस्टेबल होगा, और एम और जी कॉन्साइड करेगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। और इस कंडीशन में हम अगर पार्टिकल को या बॉडी को जो भी नया पोजीशन देंगे वो नया पोजीशन ले लेगी, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या होगा, बुयांसी और फ्लोटेशन की बात हो गई। हमने हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात कर ली जो कर्व्ड और प्लेन सरफेस पे लगना है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की, ठीक है। एक हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बचा हुआ है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स का मतलब ही होता है विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस। हम अगर स्टडी करते हैं मोशन का उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अब हमारे पास में दो अप्रोच होती हैं, लैग्रेंजियन और यूलर। लैग्रेंजियन अप्रोच बोलता है कि हम सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को पकड़ो, अब उसके पीछे चले जाओ। तो ऐसे हम कब तक कितने पार्टिकल को पकड़ेंगे, तो ये तो पागल होने वाली बात है। यूलर बोलता है नहीं ऐसा नहीं करो, एक फिक्स पॉइंट पकड़ो, यहाँ से जो भी जा रहा है वो उसको देखो, बस सिंपल। तो यूलर की मेथड से ही हम सारा का सारा एनालिसिस करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। अब हम इसमें हमें क्या करना है, मोशन का स्टडी करना है, तो हम वेलोसिटी का पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। जब हम एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन हमारे पास में दो टाइप के हो जाते हैं,
एक कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, एक लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। लोकल मींस dt बाई dv अपॉन dt, और कन्वेक्टिव का मतलब हो गया जो हमारे एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास में दो फंक्शन आते हैं, एक स्ट्रीम फंक्शन और एक हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, पहले इन सभी से पहले हम ये बात कर लेते हैं फ्लो लाइंस की। जो हमारी फ्लो लाइंस है वो बेसिकली 3 लाइंस हैं। अगर इनमें डिफरेंस पता चल गया तो पूरा खेल हो गया। ये डिफरेंस कोई कर ही नहीं पाता है और ना ही कोई समझा पाता है अच्छे तरीके से। तो अगर इनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है तो देखो, स्ट्रीम लाइन का मतलब है तुम जहां कहीं भी जो भी लाइन बनी हुई है उसमें तुम टेंजेंट खींच दो तो तुम्हें पता चल जाएगा वेलोसिटी कहां पे है। अब देखो सिंपल, ये समझो ये तुम्हारा पाइप जा रहा है ऐसा ऐसा। अब अगर तुमने यहाँ पे कोई स्ट्रीम लाइन बनाई है, ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन भी इसी के पैरेलल में होना चाहिए। क्यों? अगर तुमने यहाँ पे टेंजेंट खींची तो यहाँ पे जो भी फ्लूइड पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगी। यहाँ पे तुमने किया तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगी। इस पर टेंजेंट लगाया तो जो भी तुम्हारा स्ट्रीम लाइन होगी वो ऐसी 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 होकर जाएगी। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा जो भी है वो वेलोसिटी डायरेक्शन बना रही है। जब भी तुम ड्राइंग वगैरह बनाते हो या कुछ भी बनाते हो रेंडमली, वो क्या है? स्ट्रीम फंक्शन है। नदी बनाने के लिए जो लाइन बनाती हो वो क्या है? स्ट्रीम फंक्शन। ये स्ट्रीम फंक्शन की बात हो गई। नेक्स्ट आता है पाथ लाइन। इसमें क्या होगा? सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। अब तुम भैया सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को पकड़ो, अब उसको देखो वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे जा रहा है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज दैट मेरा ये टैप है और टैप से मैंने पानी जैसे छोड़ा, मतलब लैंग्रेडियन अप्रोच को ले लो, एक फ्लूइड पार्टिकल के पीछे पड़ जाओ, तो वो क्या हो गया? पाथ लाइन हो गया। नेक्स्ट आता है स्ट्रीक लाइन। भैया देखो स्ट्रीक लाइन का सिंपल सा फंडा है, तुम एक पॉइंट तुमने पकड़ा, अब वहां से जो कोई भी निकल रहा है तुम देखो। अब तुम खड़े हो गए पब के बाहर, अब तुम देख रहे हो कौन सी लड़की निकल रही है कौन सी नहीं निकल रही है, अब फिर वो कहां कहां जा रही है उसको देखो, बस सिंपल। तो अब तुमने भैया देखो क्या है, स्ट्रीक लाइन की अगर बात करें यहां पे तुमने बना दिया। अब ये तुम्हारा पॉइंट है, यहां से जो भी निकल रहा है उसको देखेंगे हम। पहला पॉइंट जो निकला, पहला पार्टिकल ये निकला, दूसरा पार्टिकल यहां तक पहुंचा, कुछ टाइम बाद तीसरा पार्टिकल पहुंचा, ये फिर चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल। तो हमने सारे पार्टिकल को हमने यहां से निकलते हुए देख लिया और हमने ये क्या बना गई? हमारी स्ट्रीक लाइन बन गई। कुछ भी ऑर्डर बनना हो ऐसा 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 ऐसा, ये क्या बन गया? हमारा स्ट्रीक लाइन बन गया। अगर हम पाथ लाइन की बात करेंगे, सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को लेकर के हमारा ये सिंगल फ्लूइड पार्टिकल है वो ऐसा 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 कैसे जा रहा है, ये क्या हो गया? हमारा पाथ लाइन होगा। स्ट्रीम लाइन क्या होगा? हमारा कोई भी फंक्शन जिसपे हम कहीं पर भी अगर टेंजेंट लगाएं तो वो उस पॉइंट पर उस फ्लूइड की डायरेक्शन या वेलोसिटी बता रहा है। वो क्या कहलाएगा? हमारा उस डायरेक्शन क्या बता रहा है? वेलोसिटी बता रहा है। वो क्या हो जाएगा? स्ट्रीम फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रीम लाइन कहलाएंगे। अब हमने क्या बात की थी? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन। अभी हमने इनको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कैसा? पहला वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन प्लस आई और स्ट्रीम फंक्शन। तो जो स्ट्रीम फंक्शन है क्या वो हमारा इमेजिनरी फंक्शन है? बिल्कुल, वो हमारा कैसा है? इमेजिनरी फंक्शन है। जो वेलोसिटी पोटेंशियल है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, वेलोसिटी का कितना सा पोटेंशियल है। अगर वेलोसिटी पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या होगा? हमें जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे जिस डायरेक्शन में, वो हमें उस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देगा। तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड बराबर यू भी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? पोटेंशियल क्या होता है? हमेशा कम होता रहता है। जैसे अगर तुम्हारा यहाँ पे हाई वोल्टेज यहाँ पे लो वोल्टेज है तभी तो करंट फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ, ऐसी वेलोसिटी पोटेंशियल होगा। यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पर कम पोटेंशियल होगा, तभी तुम्हारा वेलोसिटी फ्लो करेगा या फ्लूइड फ्लो करेगा। तो इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन आया हुआ है क्योंकि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हमने इसकी बात कर ली वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की। हमने अगर इनको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कोई नहीं बताने वाला तुम्हें। तो जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन प्लस आई इंटू में साइन, ठीक है, फाइव प्लस आई साइन, ठीक है, फाइव प्लस आई साइन, आयोटा साइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमेशा कॉची रीमन इक्वेशन को फॉलो करता है अगर वो एनालिटिक फंक्शन है। और ये फंक्शन कैसा है? एनालिटिक फंक्शन है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कॉची रीमन इक्वेशन को फॉलो करेगा। और कॉची रीमन इक्वेशन क्या बोलता है? डेल फाई अपॉन डेल एक्स बराबर में डेल साइन अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल साइन अपॉन डेल एक्स। ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे जो फ्लूइड होते हैं वो कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, टेंजेंट, स्टडी, अनस्टडी, लैमिनार, टर्बुलेंट, रोटेशनल, इरोटेशनल। ठीक है, अब हम एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसके लिए। क्या? अगर हमारा स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या होगा, और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों समझ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फ्लो इरोटेशनल है, इरोटेशनल है। ठीक है, पहली बात क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं, अगर हमारा स्ट्रीम फंक्शन साइन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्लो जो है वो कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करेगा। साइन क्या है, कंटिन्यूटी है। फिर इसके बाद जो भी लाप्लास को सॉल्व करेगा, लाप्लास, अगर साइन फंक्शन जो है वो लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कंटिन्यूटी भी हो जाएगा। बढ़िया। अब साइन के लिए बोला कि देखो भैया, अगर तुम लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे तो तुम इरोटेशनल भी हो जाओगे। बस दोनों का उल्टा है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और एनालिटिक फंक्शन है हमारे, इसलिए। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट बात करते थे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होगा, हमारा जो कन्वेक्टिव एक्सलेशन वाला पॉइंट है ना, वो सेम बना रहेगा, वो यूनिफॉर्म रहेगा। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी हमारे एरिया के बेसिस पे भी। कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड अगर कंप्रेसिबल है और इनकम्प्रेसिबल है, और हम किससे बताते हैं, बीटा से, है ना, कंप्रेसिबिलिटी से। लेमिनार, अगर हम लेमिनार के लिए रोल नंबर से डिनोट करते हैं। पाइप के अंदर अगर फ्लो कर रहा है तो 2000 से हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, तो फ्लो क्या होगा हमारा, लेमिनार होगा। रोटेशनल और इरोटेशनल हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमने क्या कर लिया, हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात कर ली, हमने मैनोमीटर की बात कर ली, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात कर ली जो प्लेन सरफेस पे लग रहा है, हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात कर ली, ब्योंसी और फ्लोटेशन की बात कर ली, जो हमारे फ्लूइड है, फ्लूइड के टाइप की बात कर ली। तो हमने एक क्विक रिकैप कर लिया इन सभी चैप्टर्स का। अगर आपको वीडियो बहुत बेहतरीन लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब मत करो, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब।